नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन मंत्र ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे हिंदी भाषा एवं व्याकरण। और आज का ये जो वीडियो है, जो लोग सीजीएसई मुख्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा जितने भी प्रतियोगी एग्जाम हैं जैसे व्याकरण वगैरह, वहाँ पे तो हिंदी पूछे ही जाते हैं। जहाँ पे हिंदी पूछे जाएंगे उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। अब यदि हम सीजीएसई की एग्ज़ाम की जो बात करें मुख्य एग्जाम की, तो पहला पेपर इसमें लैंग्वेज है, इसमें 125 क्वेश्चन हिंदी से और 75 अंक जो है आपका इंग्लिश के आएंगे। ठीक है, अब 125 क्वेश्चन है, जबकि यहाँ पे अभी मेंशन नहीं किया गया है मेंस के लिए जो हिंदी का सिलेबस है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, जो सीजीपीएससी का एग्ज़ाम है उसका जो सिलेबस है उस सारे सिलेबस को हम लोग यहाँ पे क्लियर करेंगे, क्योंकि 125 क्वेश्चन हैं तो सभी टॉपिक से पूछे जाने के चांसेस हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में देखेंगे हिंदी भाषा और व्याकरण। ठीक है, उससे पहले एक चीज़ बताना चाहूँगा दोस्तों, यदि आप हिंदी व्याकरण पढ़ रहे हैं, कई लोग यहाँ पे क्या करते हैं, रटने वाला प्रोसेस अपनाते हैं, जबकि हिंदी जो है रटने वाला सब्जेक्ट नहीं है। कई लोग कुछ पोर्शन को रट लेते हैं, जैसे कि क ख और ग वर्ग है व्यंजन, उसका उच्चारण स्थल रट लेते हैं कि कौन से व्यंजन जो है कौन से उच्चारण स्थल है, जैसे कि दंतव्य है, कंठव्य है, या तो फिर वो तालव्य है। ये सारी चीज़ें रट लेते हैं। अंतस्थ व्यंजन क्या होती है, अयोग वाक्य क्या, ये सारी चीज़ें रट लेते हैं, लेकिन उसके बारे में नहीं जानते हैं। तो आपको डिटेल्स पढ़ने की ज़रूरत है। ठीक है, खासकर सीजीएसई के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए डिटेल्स ही काम देने वाला है। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये जो हिंदी व्याकरण है उसको पढ़ने से पहले हम लोग समझते हैं कि हम लोग जो है बोलते कैसे, हमारे मुख से जो ध्वनियों का उच्चारण होता है वो किस वजह से होता है। क्या कारण होता है कि जो पशुएं होते हैं वो सिर्फ आवाज़ें निकालते हैं, हमारी तरह कन्वर्सेशन नहीं कर पाते हैं। तो जो उच्चारण होता है वो होता है श्वास के थ्रू। ठीक है, श्वास के थ्रू होता है। जैसे ही हम सांस लेते हैं और उसको छोड़ते हैं तो गले के पास होता है हमारा वोकल कॉर्ड, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है। एक छोटी सी हड्डी होती है, आप यदि पकड़ के इसको बोलेंगे तो आपको वाइब्रेशन होने का जो है एहसास होगा। ठीक है, तो वो क्या करता है, जब हम सांस छोड़ते हैं तो वोकल कॉर्ड हमारी क्या होती है, वाइब्रेशन होती है, जिसके कारण से ध्वनियाँ उत्पन्न होती है। और जो हमारे माउथ ऑर्गन्स होते हैं, जैसे कि दांत हो गया, तालू हो गया, मूर्धा हो गया, वोंट हो गया, इन सब के कारण से जो है पर्टिकुलर ध्वनियाँ निकलती हैं। जो डायरेक्शन देती है ध्वनिया का वो होता है हमारे माउथ ऑर्गन्स, और जो ध्वनि उत्पन्न होती है वो हमारे श्वास के थ्रू होती है, वोकल कॉर्ड के थ्रू। ठीक है, इसी के कारण जो है हम लोग बोल पाते हैं। पहले जो है ये विकसित नहीं हुआ था। हमारे में भी जब आदि मानव काल में जब बात करते थे तो उन लोग क्या करते थे, कुछ बात करना है, अपनी जो भाव है उसको दूसरे को जो है बताना है, तो उन लोग इशारे का प्रयोग करते थे। धीरे धीरे उन्होंने पत्थरों पर जो है लिखना स्टार्ट कर दिया, शैल चित्र वगैरह, मानव आकृति शिकार करते हुए ये सब चीज़ बनाए, जिसके कारण से क्या हुआ, लिपि का आविष्कार हुआ। धीरे धीरे उनके अंदर जो है विकसित होते गई और लैंग्वेज का भी विकास हुआ, भाषा का विकास। ठीक है, लेकिन पशुओं में ये चीज़ नहीं होती है, अभी भी विकसित नहीं हुई, जिसके कारण से वे आवाज़ें तो निकालती हैं लेकिन वो क्या करते हैं, कन्वर्सेशन नहीं कर पाते हैं। ठीक है, कई ऐसे भी होते हैं अभी भी जो है, कई लोग तोतले होते हैं या तो फिर कई लोग बोल नहीं पाते हैं। उसका सिंपल सा मतलब यही होता है, खुद के जो माउथ ऑर्गन्स होते हैं वो विकसित नहीं हो पाते हैं, या तो फिर विकसित होते हैं तो पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो पाते हैं, जिसके कारण से तोतलापन का जो है समस्या भी आता है। ठीक है, तो समझ में आ गई कि हम लोग जो है ध्वनियों का उच्चारण कहाँ से होती है और कैसे होती है। अब हम लोग बात करते हैं भाषा पे। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग फाइनली स्टार्ट करते हैं। जो भाषा होता है, यदि हम भाषा का जो परिभाषित करें तो क्या होता है, जैसे हमारे पास दो व्यक्ति है। ठीक है, हमारे पास दो व्यक्ति है, ये जो है आपस में कन्वर्सेशन करते हैं, तो कैसे करेंगे, इनको एक माध्यम की जरूरत पड़ती है। जैसे दो लोग बहुत दूर में हैं और वो बात करें टेलीफोन के माध्यम से, तो टेलीफोन वहाँ पे क्या हो जाएगा, मीडियम हो जाएगा, यानी माध्यम। क्या होता है, एक व्यक्ति ए है, एक व्यक्ति बी है। ठीक है, ए क्या कर रहा है, इनसे कन्वर्सेशन कर रहा है, बी से जो भी चीज़ है अपने विचार है और भावना को है प्रकट कर रहा है दूसरे व्यक्ति के साथ। किसके माध्यम से, ध्वनि के माध्यम से। ठीक है, तो जिस माध्यम से जो है कोई व्यक्ति अपना विचार, आचार विचार या भाव जो है दूसरे के साथ साझा करता है, शेयर करता है, वही माध्यम आपका क्या कहलाता है, भाषा कहलाता है। ठीक है, तो भाषा समझ में आ गई क्या होती है। इसका विकास क्रम देख लेते हैं। विकास क्रम क्या होता है, सबसे पहले कोई भी भाषा को जो है सीखना चाहता है तो उसको पहले क्या चीज़ की जरूरत पड़ती है, सुनना। इसके विकास क्रम में जो है पहला चरण है सुनना का। ठीक है, सुनना, फिर बोलना, फिर पढ़ना,
और फिर क्या होता है आपका लिखना होता है। ठीक है, तो पहला चरण क्या होता है आपका सुनना होता है, सुनकर जो है अनुकरण किया जाता है, फिर उसको बोला जाता है। इसका सिंपल सा एग्जांपल है, जैसे कोई बच्चा है, ठीक है, वो बहुत छोटा है, उसकी माँ उसको रोज जो है पानी पिलाती है और पिलाने के समय जो है बताती है कि बेटा पानी पी ले। ठीक है, एक छोटा सा बिल्कुल बच्चा है, उसको आइडिया नहीं है पानी वानी वगैरह के बारे में, वो बोल चल नहीं सकता है। ठीक है, तो वो बच्चा का बार बार जो है उसको आवाज़ रिपीटेड होता है, सुनता है, और ये चीज़ बोलने पे, पानी बोलने पे जो है पानी पिलाया जाता है। तो क्या करेगा, जब भी उसको प्यास लगेगा तो पानी बोल के ही आवाज़ करेगा, उच्चारण। तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया, सुना, उसके बाद उसको अनुकरण किया, फिर बोलना स्टार्ट किया। ठीक है, उसके बाद में आती है आपका लिपि वाला, जिसमें पढ़ना और लिखना शामिल है। तो विकास क्रम समझ में आ गई क्या होती है। प्रकार के बारे में बात करें तो ये 3 प्रकार की होती है दोस्तों। जैसे मौखिक भाषा होता है एक क्या होता है मौखिक भाषा। मौखिक भाषा में क्या होता है, हमेशा सुना और बोला जाता है। ठीक है, सुनना और बोलना। मौखिक भाषा के लिए जरूरी नहीं है कि वो शिक्षित हो। यहाँ पे जो है, जो निरक्षर है, जो नहीं जानता है, लेकिन ऐसे शहर में रहता है जहाँ पे हिंदी बहुतायत में उपयोग हो रहा है, या तो फिर दूसरे लैंग्वेज इंग्लिश बहुतायत में उपयोग हो रहा है, तो लिपि नहीं जानेंगे। जरूर हो सकता है उसको लिखना नहीं आएगा, लेकिन वो सुनकर अनुकरण कर कर बोलना सीख जाएगा। वही भाषा आपका मौखिक भाषा कहलाता है। तो मौखिक भाषा में जरूरी नहीं है कि उसको लिपि का ज्ञान हो, इस चीज़ को याद रखेंगे। ठीक है, दूसरा जो होता है आपका होता है लिखित भाषा। लिखित भाषा में जिसको लिपि का ज्ञान होता है वही कर सकते हैं, जैसे कि पढ़ना और लिखना। ये क्या हो जाएगा, पढ़ना लिखना जो है किसके अंतर्गत आ जाएगा, लिखित भाषा के अंतर्गत। ठीक है, पढ़ कर जो है बोलना या लिखना, ये क्या है, लिखित भाषा के अंतर्गत आ जाएगा। एक होता है सांकेतिक भाषा। ठीक है, तीसरा क्या होता है, सांकेतिक भाषा होता है। सांकेतिक भाषा में जितने भी आप पाठ्यक्रम पुस्तक पढ़ते हैं, यहाँ पे सिर्फ आप पढ़ते हैं, आपके पास एक जानकारी जिसको आप पढ़ रहे हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, पढ़ना लिखना या तो फिर पढ़कर जो है बोलना, ये कन्वर्सेशन हो रहा है। यहाँ पे क्या होता है, जैसे विभिन्न प्रकार की मासिक पत्रिकाएं हो गई, जो भी है पत्रिकाएं, मासिक पत्रिकाएं, आपका पाठ्यक्रम हो गया। ठीक है, पाठ्यक्रम, न्यूज़पेपर वगैरह, ये सारी चीज़ें सांकेतिक भाषा के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब यदि मैं बोलता हूँ कि इनमें जो है सबसे सरल कौन सा है, ये पूछा जा चुका है एग्जाम में, हमारे यहाँ नहीं है, राजस्थान एसआई में पूछा जा चुका है कि निम्न में से कौन सी भाषा सरल है, मौखिक भाषा, लिखित भाषा या सांकेतिक भाषा। तब आप दिमाग लगाइए कि अब इनमें से कौन सी भाषा सरल होगी, जहाँ पे लिपि वगैरह की जरूरत नहीं पड़ेगी, यानी कि मौखिक भाषा। ठीक है, जिसको सिर्फ सुनकर बोलना जो सीख गया है, वो मौखिक भाषा क्या हो जाएगी, सबसे सरल है। उससे थोड़ी सी कठिन क्या होती है, लिखित भाषा होती है, क्योंकि इसमें लिपि का ज्ञान होना आवश्यक है। उससे भी ज़्यादा, यानी कि सबसे ज़्यादा जो कठिन होता है वो सांकेतिक भाषा होता है। क्यों होता है, क्योंकि सांकेतिक भाषा में इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे एक ट्रैफिक सिग्नल है, ठीक है, 2 लोग वहाँ से जा रहे हैं, एक पीछे में है, वो हॉर्न बजाता है। ठीक है, हॉर्न मारता है, आपको सुनाई दे रहा है, अगला वाला जो लड़का है उसको सुनाई दे रहा है कि पीछे वाला हॉर्न मार रहा है, लेकिन उसको समझ में नहीं आ रहा है कि वो बोलना क्या चाह रहा है। या तो वो ओवरटेक करना चाह रहा है, या आपको कुछ बताना चाह रहा है। कई बार होता है ना कि जैसे कि आप साइड स्टैंड को हटाना भूल गए हैं, ठीक है, वहीं पे वैसी है, साइड स्टैंड नीचे है, आप जा रहे हैं, तो कई लोग हॉर्न मार के बजाते हैं। अब वहाँ पे ये कंफर्म नहीं हो पा रहा है कि वो हमको क्या बोलना चाह रहा है। हमको समझ में आ गई वो कुछ बोलना चाह रहा है, लेकिन क्या बोलना चाह रहा है, हमको क्या संकेत कर रहा है, ये हमको समझ में नहीं आई। ये सांकेतिक भाषा के अंतर्गत आ गई। जैसे ही वो गाड़ी वाला आपके पास आता है और बोलता है कि भैया आपका स्टैंड जो है नीचे है, ऊपर कर लीजिए वरना दुर्घटना हो सकती है, तब वो क्या हो गया, मौखिक भाषा का रूप ले लिया। और मौखिक भाषा में जैसे ही आपको पता चला कि मेरी साइड स्टैंड जो है क्या है, नीचे ऊपर करना है, आप क्या किए, सुनकर आपको पता चल गया। ठीक है, वहाँ पे कोई भी आपको संदेह नहीं हुआ, तो क्या हो गया, मौखिक भाषा के अंतर्गत आ गया। तो मौखिक भाषा क्या होती है, सबसे सरल होती है, सबसे कठिन होती है सांकेतिक भाषा, और मौखिक भाषा से कठिन होती है लिखित भाषा, लिखित से होती है सांकेतिक भाषा। तो इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, कुछ भी पूछा जा सकता है, हमको डिटेल्स में जानने की जरूरत है। अब देखते हैं भाषा की क्या विशेषताएं होती हैं। किसी भी भाषा की विशेषताएं, सबसे पहले तो ये क्या होती है, एक अर्जित संपत्ति होती है। भाषा क्या होती है, अर्जित संपत्ति होती है। जैसे कि
माँ से जो है बच्चे जो है सीखता है, वातावरण में ढलता है, ठीक है। आप किसी भी लैंग्वेज, बच्चे को छोड़ दो, आप फॉरेनर में छोड़ दो तो इंग्लिश बोलना सीख जाएगा, ऑटोमेटिक सीख जाएगा, ठीक है। ये एक अर्जित संपत्ति होती है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है कि निम्न में से कौन सी भाषा की विशेषताएं नहीं हैं, या तो फिर कौन सी भाषा की विशेषताएं हैं। ऑप्शन दिया रहेगा, आपको चूज करना रहेगा, इसलिए इसको ध्यान से समझिएगा। अगला जो होता है, भाषा एक सामाजिक प्रक्रिया है। भाषा सामाजिक प्रक्रिया है, ठीक है। तीसरा जो होता है, ये क्या होता है, आपका अंतिम स्वरूप नहीं होता है। भाषा का अंतिम स्वरूप नहीं होता है, कभी भी नहीं होता है। भाषा का अंतिम स्वरूप नहीं होता है। कैसे नहीं होता है? देखो, भाषा हमारे, यदि हम हिंदी की बात करें तो हिंदी भी पहले क्या थी, अभी भी चेंज हो रही है। चलो हिंदी को छोड़ो, हम लोग छत्तीसगढ़ी के एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं। हम लोग का जो लोकल लैंग्वेज है छत्तीसगढ़ी बोली है, ठीक है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ी बोली में जो है हम लोग क्या कर रहे हैं, निरंतर बदलाव होते जा रहा है, क्योंकि छत्तीसगढ़ी में हम लोग हिंदी मिक्स कर रहे हैं। अभी जो है ठेठ छत्तीसगढ़ी तो नहीं बोलते हम लोग, इसीलिए वो हमको कठिन लगता है। गांव इलाका में अभी भी प्रचलित है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, छत्तीसगढ़ी हिंदी मिक्स कर रहे हैं। अब जो आने वाली जनरेशन है, यानी हमारे बच्चे, वो क्या करेंगे, उसी को अनुकरण करेंगे, उसी को सीखेंगे, और वो जो है प्योर जो छत्तीसगढ़ी है, शुद्ध छत्तीसगढ़िया, उससे वंचित रह जाएंगे, जिसके कारण उसमें बदलाव आ गया कि इसमें आपकी छत्तीसगढ़ी भाषा में, ठीक है। तो ये क्या होता है, भाषा का अंतिम स्वरूप नहीं होता है, वो परिवर्तन होता है। यानी कि इसमें चौथा में आप लिख सकते हो, ये हमेशा क्या होती है, परिवर्तनशील होती है, परिवर्तनशील होती है। जैसे हिंदी भाषा की हम लोग विकास आगे देखेंगे तो समझेंगे। हिंदी भाषा के विकास किससे हुआ है, सबसे पहले संस्कृत से हुआ है, संस्कृत के बाद वैदिक संस्कृत आई, उसके बाद थोड़ा सा उसको सरल करने के लिए पाली आ गया, पाली के बाद प्राकृत आ गया, प्राकृत के बाद अपभ्रंश, और उसके बाद अवहट्ट हो गया। बाद में जो है हिंदी जो है क्या है, बहुत सारे लैंग्वेज का सम्मिश्रण है। आगे हम लोग समझेंगे जब डिटेल्स में पढ़ेंगे उसके बारे में, ठीक है। तो यह क्या होती है, परिवर्तनशील होती है। अगला होता है भाषा का जो स्वरूप होता है, ठीक है। भाषा का स्वरूप हमेशा कठिन से सरल की ओर होती है, कठिन से सरल की ओर, ठीक है। ये कैसे होता है, जैसे संस्कृत बहुत ही कठिन है, वो जो है वेद भाषा है, देवों की भाषा है, ठीक है। तो वो कठिन था, धीरे धीरे उसका रूपांतरण होते होते क्या हुआ, वैदिक संस्कृत थोड़ा सा उससे सरल हुआ, वैदिक संस्कृत से पाली प्राकृत हुआ। तो क्या होता है, भाषा का स्वरूप हमेशा कठिन से सरल की ओर होती है, ठीक है। और ये किस कारण से होती है दोस्तों, हमेशा हम जो लैंग्वेज बोलते हैं, अपनी सहूलियत के लिए हम लोग क्या करते हैं, अपनी लोकल लैंग्वेज को उसमें सम्मिलित कर देते हैं, जिसके कारण से क्या होता है, उसका स्वरूप परिवर्तन होते रहता है, इसीलिए वो परिवर्तनशील है। जैसे हम यदि तमिलनाडु तेलंगाना में जाते हैं तो वहाँ की जो हिंदी होती है वो अलग ही पहचान आ जाती है, वहाँ की कोई हिंदी बोला तो अलग ही पहचान आ जाएगा। ज़्यादातर हिंदी जो हमारे मध्य भाग में प्रचलित है, उसका विवरण आगे हम लोग देखेंगे। तो समझ गए, भाषा का स्वरूप हमेशा कठिन से सरल की ओर होती है। अगला जो है छठवां, मानक स्वरूप होता है, ठीक है। भाषा क्या होता है, मानक स्वरूप होता है, भाषा का मानक स्वरूप होता है। माफ कीजिएगा दोस्तों, राइटिंग पे मत जाइएगा, मेरी राइटिंग ऐसी ही बनती है, आप समझने पे ज़्यादा फोकस कीजिएगा यदि आपको समझ में नहीं आ पा रही होगी तो, ठीक है। तो ये कुछ विशेषताएं हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन कुछ भी प्रकार से पूछा जा सकता है। इस पे ये भी पूछा जा सकता है कि भाषा निम्न में से कौन सी भाषा की विशेषताएं हैं, ऑप्शन में इनमें से 4 हो सकता है, या तो फिर ये भी पूछा जा सकता है कि इनमें कौन सी भाषा की विशेषताएं हैं, ठीक है। तो आपको पता होनी चाहिए, इसीलिए हम लोग डिस्क्रिप्टिव देख रहे हैं। अगला देखते हैं, सीखने के लिए मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण कौन कौन सा होता है। तो सबसे पहले क्या होती है, कोई सुनना जाता है, किसी भी लैंग्वेज को सुनते हैं तो उसके प्रति जिज्ञासा उत्पन्न होती है, यानी उसको जानने की इच्छा होती है, ठीक है। तो जिज्ञासा होती है तो उसका अनुकरण किया जाता है, ठीक है। अनुकरण यानी कि उसको सुनकर जो है उसके अपने अंदर जो है समाहित करना, ठीक है, अपने अंदर उसको लाना, वो क्या होता है, अनुकरण होता है। तो सबसे पहले जिज्ञासा हुई किसी को सुनकर, ठीक है, बोलने की जिज्ञासा हुई, उसके बाद उसका अनुकरण किया जाता है। जैसे कि मैंने पिछले एग्जाम्पल में बताया, माँ और बच्चे के बीच जो है होती है कन्वर्सेशन होती है, तो माँ को बोलते सुन क्या होता है,
जिज्ञासा उत्पन्न होती है, उसका जो है नकल किया जाता है, बार बार वो शब्द रिपीट होता है तो जिज्ञासा उत्पन्न हो जाती है बोलने के लिए, ठीक है। फिर उसका अनुकरण किया जाता है, उसके बाद उसका क्या किया जाता है, बार बार अभ्यास करने से जो है वो कोई सा भी भाषा सीख जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा सीखने के लिए मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या होती है, जिज्ञासा, अनुकरण और अभ्यास। अब व्याकरण के अंग कौन कौन से होते हैं, अब हम लोग फाइनल जो है हिंदी व्याकरण में प्रवेश कर रहे हैं, ठीक है। ये सारी चीजें तो नॉलेज के लिए था, भाषा से रिलेटेड थी। व्याकरण के अंग कौन कौन से होते हैं, व्याकरण के अंग में सबसे पहले आप लेंगे वर्ण को। व्याकरण के 3 अंग होते हैं, एक वर्ण होता है, दूसरा होता है शब्द और तीसरा होता है वाक्य, ठीक है। तो यहाँ पे जो वर्ण है, वर्ण पे ध्यान दीजिएगा। आप लोग याद करते हैं कोई भी एक अक्षर है तो वर्ण है, जिसमें ज़्यादा शब्द जो है जुड़े नहीं हैं, जब तक जो है सिंगल होता है वर्ण तभी वो वर्ण कहलाता है। तो वर्ण में क्या होता है दोस्तों, वर्ण कैसे उत्पन्न होती है, वर्ण किसको बोलते हैं, ध्वनियों को जो उच्चारण से उत्पन्न होती है वर्ण कहलाती है। वर्ण किससे बनती है, ध्वनि से, ठीक है। जबकि शब्द क्या होता है, वर्णों का मेल होता है। शब्द क्या होता है, वर्णों का मेल, यानी 2 वर्ण जो है आपस में मिल जाता है तो क्या हो जाता है, वो शब्द बन जाता है। जैसे मेरा नाम संजू है, अब स और जू मिल के मेरा नाम बना है 2 वर्ण से, ठीक है। वैसे मात्रा को छोड़कर बता रहा हूँ ना, ठीक है। तो वो क्या हो गया, एक शब्द हो गया, ठीक है। अब वाक्य, जैसे कि मैं अभी क्लास ले रहा हूँ, मैं अभी क्लास ले रहा हूँ, एक वाक्य बन गया, ठीक है। यानी कि शब्दों के मेल, यहाँ पे बहुत सारे शब्द आ गए तो शब्दों को मेल को क्या कहते हैं, हम वाक्य कहते हैं। शब्दों का मेल को क्या कहते हैं, हम वाक्य कहते हैं। इसके अलावा भी होता है, जैसे कि कई सारे वाक्य मेल का आपका पैराग्राफ बनते हैं, नहीं गद्यांश पद्यांश बनता है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें नहीं लेना है। मेन बेसिक व्याकरण के जो अंग होते हैं वो वर्ण होता है, शब्द होता है और वाक्य होता है। वर्ण ध्वनि से होता है। अब यहाँ पे मैं ये पूछूं कि सबसे छोटी लिखित अंग कौन सी है, ठीक है। तो कौन सी हो जाएगी, भाषा की सबसे या व्याकरण की सबसे छोटी अंग कौन सी होती है, तो कौन सी होती है, आप वर्ण लेंगे। यदि वहाँ पे ये पूछ देता है कि भाषा की सबसे मौखिक छोटी अंग, मौखिक यदि आ गए आपके क्वेश्चंस में तो याद रखिएगा वो ध्वनि होती है, क्योंकि ध्वनि ही सबसे छोटी इकाई है, ठीक है। तो व्याकरण की सबसे मौखिक छोटी अंग पूछ दिया जाए तो आप याद रखिएगा ध्वनि। व्याकरण की सबसे छोटी अंग या इकाई पूछ दिया जाए तो वो कौन सा होता है, वर्ण। मौखिक पूछा जाएगा तभी आपको ध्वनि लेना है, वरना वर्ण ही मिलेगा आपको, ठीक है। और सबसे बड़ी इकाई कौन सी होती है, तो वाक्य होती है। अब यहाँ पे ये भी बताना चाहूँगा कि यदि अर्थ के हिसाब से पूछ दिया जाए, अर्थ के हिसाब से कितने अंग होते हैं व्याकरण में, तो कितने अंग होते हैं, मात्र और मात्र 2 होते हैं, शब्द और वाक्य। क्योंकि वर्ण यानी एक, ठीक है, जैसे कि क ले लिए हम एग्जाम्पल के तौर पर, तो क क्या हो गया, अर्थहीन है अभी, ठीक है। अभी कोई शब्द बना नहीं है, क सिर्फ अर्थहीन है, कोई अर्थ नहीं निकल रहा है यहाँ पे, ठीक है। इसलिए यदि अर्थ के आधार पे पूछा जाए तो 2 प्रकार के होते हैं, शब्द और वाक्य, ठीक है। और अर्थ के हिसाब से यदि छोटी इकाई कौन सी होती है, अर्थ के हिसाब से छोटी इकाई शब्द हो जाएगी, ठीक है। सबसे बड़ी तो वाक्य ही रहेगी इसमें भी, तो इसको याद रखिएगा, यहाँ से पूछा जा सकता है, ठीक है। अब हिंदी भाषा का विकास हम लोग समझते हैं। हिंदी भाषा का विकास जो है बहुत सारी भाषाओं का सम्मिश्रण है, जैसे कि मैंने पहले बोला। तो सबसे पहले याद रखिएगा क्या आया, ये जो है सबसे मूल जो भाषा है संस्कृत से बना है। संस्कृत के बाद आपका क्या आया, वैदिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत में क्या हुई है दोस्तों, रामायण और महाभारत की रचना हुई है, ठीक है। रामायण और महाभारत में आपको देखने को मिल जाएगी वैदिक संस्कृत, ठीक है। वैदिक संस्कृत के बाद पाली। पाली भाषा जो बहुत इंपॉर्टेंट आप पढ़े होंगे, गौतम बुद्ध के जो है उपदेश किस में है, पाली भाषा में है, गौतम बुद्ध के उपदेश। उसके बाद इसके अपभ्रंश स्वरूप बदलाव आए, फिर क्या आया, प्राकृत, फिर अपभ्रंश, और फिर आया आपका अवहट। ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, अभी भी पूछा गया था, शायद CGPSC में था या SI ही में था, ये तो कंफर्म थोड़ा सा अभी मेरे को याद नहीं आ रहा है, लेकिन ये अभी हाल ही में पूछा गया। दोनों एग्जाम यदि आप दिलाए होंगे तो आपको पता होगा कौन से में है। तो ये सीक्वेंस है, ठीक है। अब हम लोग फाइनली हिंदी भाषा का विकास जो अलग अलग भाषाएं हैं जिससे मिलकर बना है,
कौन कौन से क्षेत्र में बोले जाते हैं, कौन कौन से जो लोकल लैंग्वेज है उसको मिलाकर जो हिंदी भाषा का विकास हुआ है, ये सारी चीज़ें देखने वाले हैं। तो इसको थोड़ा सा मिटा लेते हैं। हो सकता है वीडियो थोड़ा सा बड़ी बन जाए दोस्तों, लेकिन आप वीडियो पे बने रहिएगा यदि आपको अच्छे से पढ़ाई करना है हिंदी व्याकरण का। तो ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों हिंदी भाषा का विकास क्रम। ठीक है, अब यहाँ से फाइनली अपन का हिंदी व्याकरण धीरे धीरे स्टार्ट हो जाएगा। अभी तो व्याकरण नहीं है, सिर्फ विकास क्रम देख रहे हैं। जो मेन व्याकरण है वो अगले वीडियो से जो है स्टार्ट होगी। इसका जो विकास क्रम है दोस्तों, जैसे कि हमने पहले देखा संस्कृत, इसका कार्यकाल भी पूछ दिया जाता है, तो इसको भी आप याद रखेंगे। संस्कृत जो है 1500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व थी। ठीक है, ये क्या है, देवभाषा थी। ठीक है, उसके बाद जो है वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। संस्कृत को भी दो भागों में बांटा गया है, वैदिक संस्कृत है कि लौकिक संस्कृत है, उसको हम लोग नहीं ले रहे हैं, इसलिए वैदिक संस्कृत को अलग से। उसके बाद पाली, इस समय गौतम बुद्ध ने उपदेश दिए थे 500 ईस्वी पूर्व से 1 ईस्वी तक का समय जो है पाली का समय था। प्राकृत आता है 1 ईस्वी से 500 ईस्वी के बीच जो है प्राकृत, ये जो है लोक भाषा थी उस समय, प्राकृत भाषा जो है लोक भाषा थी। उसके बाद अपभ्रंश का काल आता है 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। उसके बाद हिंदी को माना जाता है 1000 ईस्वी से अब तक। इसको याद रखिए, कई बुक में आपको मिलेगा ये 1050 ईस्वी से अब तक मिलेगा, तो यहाँ पे थोड़ा सा अलग अलग बुक में मिलता है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। 1000 ईस्वी पूर्व से अब तक। ठीक है, हिंदी का, इसका हिंदी का जो उदय हुआ है अपभ्रंश से हुआ है, यानी कि 500 से 1000 ईस्वी के बाद। ठीक है, अब ये अपभ्रंश क्या होता है, बहुत सारे लोकल लैंग्वेज क्या होते हैं, जब लैंग्वेज का रूपांतरण रूप ले लेती है, उसमें जुड़ जाती है, तो वो अपभ्रंश काल का समय है, जो कि 500 से 1000। अब इस अपभ्रंश में कौन कौन सा जो है आ जाती है अपभ्रंश में, उसको देख लेते हैं। तो सौरसेनी, अर्धमागधी, मागधी और खस। ठीक है, इसके अंतर्गत कौन कौन से लोकल लैंग्वेज है जिससे जुड़ कर क्या हुआ है, इन सारी जो लैंग्वेज है दोस्तों, इनसे जुड़कर क्या हुआ है, हमारा जो अभी का आधुनिक हिंदी है वो बना हुआ है। ठीक है, आधुनिक हिंदी इन्हीं सारी लोकल लैंग्वेजेस से मिलकर बना हुआ है। तो अपभ्रंश में 4 पार्ट है, एक तो सौरसेनी, अर्धमागधी, मागधी और खस, इसको बांटा गया है। सौरसेनी में पश्चिमी हिंदी आती है, जिसके अंतर्गत आपका कन्नौजिया जो बोली है, बुंदेली, ब्रजभाषा, खड़ी बोली और हरियाणवी है, इसको याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें। अर्धमागधी में पूर्वी हिंदी में हमारे पास अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी आता है। ये एग्जाम में पूछा जा चुका है कि पूर्वी हिंदी में छत्तीसगढ़ी के साथ साथ कौन सी बोली है, तो अवधी और बघेली। ठीक है, इसको याद रखिएगा। उसके बाद मागधी में बिहारी वाला जो लैंग्वेज है, भोजपुरी, मैथिली और मगही। ठीक है, इसमें जो मैथिली है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये भी कई बार पूछा जाता है। ये जितने भी अपभ्रंश में केवल एक ही बोली है मैथिली, जिसको 8वीं सूची में स्थान मिला है, 8वीं सूची में जोड़ा गया है। ठीक है, अलग से जो है भाषा इसको माना गया है मैथिली को 8वीं सूची में जोड़ने के बाद, तो इसको याद रखिएगा। और पहाड़ी में गढ़वाली और कुमायूनी, ये भी पूछा जाता है, पहाड़ी में गढ़वानी और कुमायूनी। ठीक है, इन सारी जो लैंग्वेज है लोकल लैंग्वेज, इनसे मिलकर क्या हुआ है हमारा आधुनिक हिंदी जो अभी हम बोलते हैं अपभ्रंश स्वरूप, वो क्या है, हमारा आधुनिक हिंदी कहलाता है। ठीक है, तो समझ में आ गई इसका विकास क्रम। जो अभी का हिंदी है हम लोग बोलते हैं वो कहाँ से आई है। ठीक है, अब हिंदी का विकास क्रम समझ में आ गई होगी दोस्तों, कहाँ से क्या आई है। अब हम लोग फाइनली व्याकरण देखेंगे, पूरे स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। ठीक है, जो कि अगली वीडियो में देखेंगे। यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।